वो मैं दर्शन खोला गुरु जी के, उसको जो फोल्ड किया हुआ था, रोल किया हुआ था, वो खोला तो उसका एकदम जैसे होता ना, जैसे हल्की सी चीख निकल। तो उसने खोला जैसी, तो वो देखा उसने, फिर दूसरा खोला तो एकदम उसने अपनी वाइफ को बुलाया, उसको बुला कर उनकी आंखों से आंसू आ गए। वो कहने लगा भाई साहब, पिछले कई दिन से हम यहाँ जो बढ़िया सा बढ़िया एक्सपर्ट है, करे पता नहीं कितने लोगों से का बड़ा बड़ा स्वरूप जो है ना गुरु जी का बनवाना है उस सत्संग के लिए। जहां भी मैं गया, जैसे ही वो बड़ा कर, जिनको हम बनवाना चाह रहे थे, यही दो स्वरूप हैं जिनको हम बनवाना चाह रहे थे, लेकिन हमारी लाख कोशिश के बाद भी नहीं है। और कह रहा भाई साहब, ये गुरुजी ने वही दोनों स्वरूप जिसके लिए हम मारे मारे घूम रहे थे, वही गुरुजी ने दोनों स्वरूप करके भेजे हैं। जब वो जोड़े दिखाए, गुरुजी जोड़े दिखाए, तो जो वो चोला बनवाया था बिल्कुल उसका मैचिंग, बिल्कुल उसका मैचिंग था। अब मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, जो उनका मनाने का भाव है तो उसको वो कैसे वो करेंगे। अगर वो दरबार लगा रहे हैं उसमें कुछ भी मिसमैच होता है तो जो संगत है उसके जाती है कि जो गुरुजी परफेक्शन चाहते हैं हमारी, उसमें परफेक्शन चाहते हैं, वो नहीं लगता है। सुपरवाइजर है, हम करेंगे, हम तो कोई दूसरा आके टोके बोले हमें कि भी तूने ये ठीक से नहीं किया, ये नहीं है, ये नहीं है। पहले तो दिल से करें, दिल से जब कोई काम करा जाएगा तो नेचुरल आएगी, वो अच्छा ही काम होगा जिसमें हम दिल लगा के काम करेंगे। और दूसरा ये है कि खुद ही देखना है, हम किसी ने टोका नहीं है, खुद ही देख। तो उनको लग रहा था, तो गुरुजी को ये मालूम था कि वो किस चीज उनको किस चीज की प्यास थी, कौन से दर्शनों की प्यास थी, ये गुरुजी को था। और वो अंकल को ना मैंने बताया, उन्होंने अपनी उससे ही, वो गुरुजी का आदेश रहा है, के पास चला गया और वो सत्संग हुआ। उनके यहाँ सत्संग था, मैं वहां सत्संग में गया था। मेरे को उन्होंने बोला कि लिस्ट आप जो है ना उसमें तैयार कर लो। तैयार करने लगा प्लेलिस्ट को। मैंने अपने आदेश तो गुरुजी का सुना उसको कि हाँ भाई ये भी आना चाहिए, कल ये भी सुनवाएंगे गुरुजी, ये भी सारे मैंने डाल दिए। वो डालने के बाद जब अगले दिन जब सत्संग था, सत्संग में जब वो चले तो एक ऐसा शब्द था जो मैंने डाला ही नहीं उसमें, जो मैंने डाला ही नहीं उसमें, और वो शब्द उसमें चल रहा है। अब जब वो शब्द चला तो मैं एकदम चौंक गया कि ये शब्द तो मैंने इसमें डाला ही नहीं प्लेलिस्ट में, ये कैसे चल रहा है। क्योंकि एम्पायर स्टेट में गुरुजी जो डीजे अंकल थे, वो गुरुजी कोई भी नए शब्द या कोई कीर्तन जब गुरुजी वो ऐड कराते थे तो पहले गुरुजी खुद सुनते थे, फिर उसको अलाउ करते थे गुरुजी, ब्लेस करते, तो जो शब्द हैं उनको ब्लेस करते थे और तब वो चलवाते थे गुरुजी। और वो प्लेलिस्ट जो वहां चलती थी वो गुरुजी की अकॉर्डिंग चलती थी वहां। और वहां बैठ के जब संगत बैठती है, किसी भी सत्संग में बैठती है या गुरुजी की हुजूरी में वहां बैठते हैं, तो तब ये होता है कि वहां उस दिन कौन कौन संगत आएगी और उनके क्या क्या सवाल हैं, क्या क्या परेशानी है, वो शब्दों के दौरान अंदर ध्यान से सुनेंगे तो उसमें हमारे हर सवालों का जवाब मिल जाएगा। एक बार मेरे ऑफिस से एक मेरी असिस्टेंट थी, वो मंडे के दिन, हम 2006 की बात है, मंडे के दिन जो है बड़े मंदिर हम गए थे। तो वहाँ जो मेन हॉल है उसके सामने जो रंगोली वाला एरिया है, वहाँ बैठ सत्संग हो रहा था। गुरुजी की जो शेयर कर रहे थे, तो फर्स्ट टाइम वो गए थे साथ में, तो काफी देर हो गई। मैं चलने बोलूं लेकिन वो उठे। जब वो उठे पहले भागे वो वॉशरूम,
वहां से आने के बाद मेरे से कह लेंगे अंकल मैं इसलिए नहीं उठ पा रही थी कि जो मेरे मन में सवाल चल रहे थे यहाँ आने से पहले, गुरुजी से क्या होता है, कह रहे मेरे एक एक सवाल का जवाब जो है ना गुरुजी ने यहाँ दिया है। कोशिश करती थी तो वही जो चीज मेरे अंदर चल रही थी, जो उथल पुथल मेरे अंदर थी, जो सवाल मेरे को जो है मेरे अंदर घूम रहे थे, और मेरे हर एक एक करके सवाल, कह रहे जितने सवाल मैं लेके बैठी हुई थी वो हर सवाल का गुरुजी ने जो है ना मेरे को एक एक आंसर दिया। और इस वजह से मैं उठ नहीं पा रही थी। आप मेरे को इशारा भी कर रहे थे लेकिन मैं उठ नहीं पा रही थी क्योंकि सवाल मेरे थे और जवाब वहां से जो है ना वो चाह के भी मैं उठ नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे ये लगता था कि ये जो हो रहा है, गुरुजी ने जो यहाँ जो संगत भेजी है वो सिर्फ मेरे ही सवालों का जवाब देने के लिए भेजी। है कि हम कोई संगत गुरुजी से कोई अरदास करती है, कोई सवाल करके चलती है, तो उसको जवाब उन्होंने कैसे और किस तरह से देना है, संगत के थ्रू देना है, शब्दों में देना है, सत्संग में देना है, ये गुरुजी जानते हैं। लेकिन एक भी सवाल का जवाब जो है ना वो सवाल अनआंसर्ड नहीं रह सकता गुरुजी के यहाँ। और वैसे तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरा जो अपना गुरुजी के साथ जो जर्नी में, जो अभी तक की जर्नी में गुरुजी के साथ जो है, उसमें यह है कि हम सवाल करना छोड़ देंगे तो ब्लेसिंग्स हैं, जो कृपा हैं, वो तब मतलब स्टार्ट होती हैं। एक संगत है गुरुजी की जो 3 बंदर है, उनमें से एक का सत्संग मेरे को याद आ रहा है। तो वो संगत हैं, तो उसके पाँव में एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, उसका अंदर पस वगैरह पड़ी। डॉक्टर ने बताया जी अगर इसका ये नहीं हुआ तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसा भी हो सकता है कि ये पाँव काटना पड़ जाए। तो उस दौरान में जब उससे पहले वो गुरुजी के यहाँ आना शुरू हुआ था अपने फादर के साथ में, उसी बीच में उसकी जो है वो एक्सीडेंट हुआ, उसका प्लास्टर वगैरह बंधा। तो वो प्लास्टर के दौरान भी अपने एक जो दूसरा जो गुरुजी का बंदर था उनके साथ जो है ना वो आया करता था वहाँ एम्पायर स्टेट में। फिर वो काफ़ी टाइम तक जो है ना वो जा नहीं पाया गुरुजी के वहाँ, उसकी चोट की वजह से। तो एक बार तो दो जगह का ऑपरेशन उन्होंने देखा कि भी कौन से डॉक्टर के यहाँ कराना, न्यू हैंड था। तो अब ये डिसाइड करना था कि भी किससे ऑपरेशन कराना है। तो उनके फादर ने बोला कहने कि जी एक काम करो, आप जो है ना वो कह रहा है कि किससे ऑपरेशन कराएं। तो जब एम्पायर स्टेट गया, उसने मत्था टेका, गुरुजी से बोला कि गुरुजी ऐसे जो है ना डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है, और किससे ऑपरेशन मतलब किससे ऑपरेशन ठीक रहेगा। ये 2 डॉक्टर ने गुरुजी ने बोला उसको, कहने कि वो डॉक्टर ने की करना है, जो करना है मैंने करना है, जा करा ले, जिस मर्जी से करा ले। उसने जाकर अपने पापा को बताया कि पापा गुरुजी ने तो ऐसे से बोल दिया है कि जिस मर्जी से करा ले। तो उन्होंने उसका ऑपरेशन का हुआ कि जो नया जो न्यू हैंड था, क्योंकि थोड़ी फाइनेंशियल उसकी भी बात थी और उसका था, तो उन्होंने नया जो था, जब गुरुजी ने कह रहे ब्लेस कर दिए, गुरुजी ने बोल दिया कि जिस मर्जी से करा ले, जो करना है मैंने करना है। तो वो फिर उन्होंने वो ऑपरेशन जो है वो नए वाले से कराया, और गुरुजी की कृपा से उसकी आज भी जो टांग है बिल्कुल ठीक है, ना चलने में दिक्कत है, ना भागने में दिक्कत है, ना किसी सेवा में दिक्कत है, और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ये गुरुजी की कृपा है कि जो पाँव कटने वाला था, जो जिसमें वो रॉड पड़ी थी और उसमें जो है ना पस वगैरह पड़ गया था, और डॉक्टर ये कहते हैं जी ये इसका ऑपरेशन होना है, अदरवाइज ये चांसेस इसके बढ़ने के पाँव कटेगा। वो गुरुजी ने बिल्कुल जो है इस लायक वो कर रखा है कि सब कुछ वो काम कर रहा है, नॉर्मल उसमें लाइफ जी रहा है। एक गुरुजी था, तो नेक्स्ट उसमें जब जो है ना गुरुजी के फूल चुनने के बाद में जो है ना संगत गई, गुरुजी के जो फूल चुन के ले गए थे, तो वो यहाँ से जो है ना हरिद्वार में विसर्जित करने के लिए गए थे। तो उस दिन वो लेट नाइट में आने थे, तो मैं वहाँ एम्पायर बड़े मंदिर में ही था, और कुछ संगत थी, वो उस सेवा के लिए थे कि वो संगत जो आएगी वापस आएगी, रात को आएगी, तो उनको लंगर वगैरह प्रॉपर हो जाए, क्योंकि वो सुबह के निकले हुए हैं और
लेट नाइट में वो आ रहे हैं, जो है उनका करा लें, जिससे कि उनकी जो थके हारे आए। लेकिन वो टाइम बीतता गया तो उस टाइम बाद फोन आया कि वो जो आ रहे थे उनमें से एक गाड़ी का जो है वो एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट इतना भयानक हुआ कि जहां गाड़ी रुकी है उससे नीचे करीब 20 फीट की जो है ना खाई थी। ये गुरुजी की वो थी कि उसमें वो खाई के उस किनारे पे ही जो है ना वो गाड़ी जो है ना गुरुजी ने रोक दी। तो उसमें एक था, गुरुजी की संगत में था, उसको धूनी धूनी बोलते थे वैसे, हितेश नाम था उसका भी, हितेश लाला करके। तो उसने बताया था थोड़ा जो थोड़ी बहुत चोट वगैरह जो लगी, तो उसने बताया था कि जब वो एक्सीडेंट हुआ था तो कह रहा है कि मैं छत के ऊपर था और मैं ऊपर से बैठ के देख रहा हूँ कि मेरी जो मैं बॉडी जो है ना, शरीर मेरा अंदर है उसके कार के, कि उस एक्सीडेंट में कह रहा है कि मेरी जब आँख खुली तो मैं ऊपर था, छत के ऊपर था। कार के अंदर कह रहा है मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मेरी बॉडी पड़ी है और ऊपर छत के ऊपर से मैं देख रहा हूँ, और ऊपर से गुरुजी ने कह रहा पुश करके मेरे को वापस मेरी बॉडी में डाल दिया, कि उन्होंने ऊपर से आके और पुश किया और ऊपर जो मैं था उसके छत के ऊपर था उसके अंदर डाल दिया। आज भी वो इंडिया से बाहर है अभी आज की डेट में, और गुरुजी ने मतलब इतनी कृपा की कि उसको उसके प्राण चले गए और वो देख रहा है। वो उसने अपना बताया, अपना सत्संग बताया कि मैं मतलब मेरे अंदर से निकल के मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ उसके, और ऊपर से जो है ना फिर गुरुजी ने जो है पुश करके और मेरे को उसमें बॉडी में डाल दिया और वो जिंदा हो गया। ऐसे एक अंकल हैं जो आजकल ऑस्ट्रेलिया में, वो उनके एक दिन सेवा कर रहे थे तो वो घुटना जो है ना नीचे नहीं टिका रहे थे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कि अंकल आप जो है सेवा कर रहे हो तो इसको प्रॉपर तरीके से करो, क्योंकि जैसे जिस तरह से आप कर रहे हो इससे तो जो ये काम बनेगा नहीं सेवा में। तो उन्होंने कहा कि अंकल मेरे पाँव में जो है ना वो एक वेन जो है ना वो पंक्चर हो गई है, और डॉक्टर ने ये बोला है कि ये फ्लूइड इसमें से निकल रहा है, और ये अगर इमीडिएटली आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो ये जो है ना ये आपका जो घुटने का जो है ये आपकी प्रॉब्लम करेगा और आपका दिक्कत हो जाएगी इसमें, और जितना जल्दी हो सके इसको ऑपरेशन कराओ। तो उसी दौरान वो उसकी मैरिज भी फिक्स हुई थी। तो रात को जब हम सेवा करके निकल 1-1:30 का टाइम था, तो जब बाहर आए मत्था टेक के जो मंदिर से बाहर आए तो मैं उसको कहने लगा, मैंने कि भाई अभिनव अंकल आपकी शादी में जो है ना हम सब नाचेंगे, आप लंगड़ा के चलोगे क्या, ऑपरेशन कराओगे? तो वो कह लगे अंकल ऐसे ऐसे मैं तो सिर्फ डॉक्टर ढूंढ रहा हूँ अब कि कौन सा डॉक्टर जो अच्छा होगा ऑपरेशन के लिए, मैं उसको सर्च कर रहा हूँ फिलहाल। तो मैंने कहा कि मैंने कि ऐसे ऐसे मेरे जब पाँव में चोट लगी थी तो मैं एक इसमें आज गुरुजी की संगत में ही है सरदार जी, वो इसमें विकासपुरी में कह रहे बैठते हैं, तो वो उनका लूटने पीटने का कोई ऐसा वो नहीं है, बड़ा नॉमिनल उनका चार्ज है, और बिल्कुल अगर 2 बार में आपका 2 बार में उनका काम हो जाएगा तो वो तीसरी बार नहीं बुलाते। तो मैं उनके मदर भी साथ थे, तो मैं कहने लगा मैंने कि एक काम करते हैं, आपने ऑपरेशन तो कराना ही कराना है, आप ऑपरेशन तो फिर भी कराओगे तो एक काम करो ऑपरेशन से पहले उसके पास एक बार मिल लेते हैं जाके। तो वो और उनकी मम्मी और हम तीनों जो है ना उनके यहाँ हम विकासपुरी पहुंचे। तो उसकी गाड़ी में सबक चल रहा था, तो गाड़ी बंद की हमने, गाड़ी बंद करके जब उनके सरदार जी के वहाँ हम गए, वो मैग्नेटिक थेरेपी करते हैं वो, तो उनके पास जब हम गए तो अंदर गए तो उनका टीवी के अंदर जो है ना हमेशा ये पंजाबी चैनल लगा होता था और उसमें शब्द ही चलते होते थे। तो जो शब्द हम उसमें गाड़ी में सुन रहे थे वही शब्द जो है वो अंदर चल रहा था, जहां चल रहा था शब्द।
जबकि उसके अंदर वो सीडी से चल रहा था और वहाँ वो लाइव चल रहा था, या जो रिकॉर्डेड वो था अंदर चल रहा था। तो वहाँ उसको दिखाया उनको। तो सरदार जी ने देखने के बाद तो उनकी मम्मी को बोला कह ले जी अभी इसकी उम्र ऐसी नहीं है कि आपको इसकी ऑपरेशन कराने की नौबत आए, और ये अभी इसकी जो उम्र है उसके हिसाब से इसकी रिकवरी अपनी बॉडी अपना आप कर लेगी, और आप एक काम करो इसका घी और दूध जो है ना वो स्टार्ट कर दो। तब उनकी मम्मी ने एडमिट किया कि 2 साल से इसने दूध और देसी घी खाना बंद कर रखा है। उसने 4-5 बार उनको बुलाया। तो आंटी ने बताया कि जैसे ही मैं शब्द वो चलता हुआ मिला तो मेरे को लगा, मैंने अंदर से मेरे को आवाज़ आई कि ये तो गुरुजी ने ही भेजा है यहाँ, और उनकी तरफ से इंडिकेशन है कि जो शब्द हम कार में सुन रहे थे और वही शब्द जो है ना अंदर चलता हुआ मिला वहीं से आगे, तो ये था कि गुरुजी ने भेजा है तो यहाँ जो होगा ठीक होगा। तो 4-5 बार उसने सरदार जी ने उनको बुलाया, जो उनके पास जो विद्या थी उससे उन्होंने उसका इलाज किया। उसके बाद जब मैंने उससे पूछा शादी वगैरह, तो उसने बताया अंकल 95% जो है ना उसमें आराम है, और अब मेरे को पता भी नहीं है, मेरे को याद भी नहीं है कि इसमें कोई मेरी प्रॉब्लम है, और आज तक भी उसको वो नौबत नहीं आई। गुरुजी ने वो नौबत नहीं लेके आए, जैसे मेरे को आज तक ऑपरेशन की नौबत नहीं, और ना मेरे पाँव में ऐसा कुछ हुआ जो डॉक्टर कहते हैं कि जिस दिन ये पीस अटक जाएगा उस दिन आपको ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तो उस संगत पे फ्लूइड निकल रहा है और इमीडिएट ऑपरेशन करा लो, नहीं तो ये आपका घुटना खत्म हो जाएगा। वो आज तक ये करीब आप 10 साल की बात होगी, 10 साल से उसमें वो प्रॉब्लम कहीं नहीं है, सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, और उसको आज याद भी नहीं होगा कि उसके पाँव में कभी ऐसी प्रॉब्लम थी। तो ये गुरुजी की बहुत कृपाएं हैं, बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। पता लगती हैं कि जब मैं ILBS से जो है 19 दिन हॉस्पिटलाइज हुआ था, और वहाँ एक मौत से फिर मेरी वापसी हुई थी। तो उसके बाद डॉक्टर ने मेरे को बोला था, ILBS वाले डॉक्टर ने बोला जी इसका ऑपरेशन मस्ट है आपका लीवर का, लेकिन अभी आपकी हेल्थ जो ना हेल्थ स्टेट ऐसी नहीं है कि हम ऑपरेशन प्लान कर सकें, तो 5-6 महीने आप थोड़ी रिकवरी कर लो, उसके बाद आप ऑपरेशन की हम बात करेंगे। तो मेरे हैदराबाद वाले भाई से जो है ना जब मेरी बात हुई, तो उसने अपने वो जो डॉक्टर है जो उसका दोस्त है उनसे उसने बात की, तो उन्होंने मेरा सारा पूरा जितना भी रिकॉर्ड था मेरा, जितनी भी मेरी वो यहाँ वो थी लैब टेस्ट थे, जितने मेरे अल्ट्रासाउंड थे या MRI वगैरह थी, उनकी सबकी रिपोर्ट्स वगैरह मैंने उनको भिजवाई। तो उन्होंने रिपोर्ट्स देख के मेरे भाई को बोला, कहने लगा एक काम करो भाई साहब को आप बुला लो, मैं आमने सामने बैठ के बात करूंगा, तो उनको बुला लो। मैं वहाँ गया, तो वो कहने लगा भाई साहब वो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आप जो है ना इमीडिएटली जो है ना एक बार यहाँ आ जाओ, और वो कह रहे तो तब बात करेंगे आपसे। मैं वहाँ गया, सारी रिपोर्ट्स वगैरह उसको दिखाई, जब हम उसके पास गए बाद उसने उसके मुंह से शब्द निकला, कहने लगा कि ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं। वर्ड यूज किया उसने कि ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं कि जो आप मेरे सामने बैठे हो और बात कर रहे हो। कह रहा है लेकिन जो रिपोर्ट इसको दिख रहा, आपकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें, और मैंने वो रिपोर्टें देखी थी, तो मेरे को ये था, इसलिए मैं बुलाना चाहा था आपको, कि मुझे था कि जिसकी रिपोर्ट है वो इस दुनिया में होना नहीं चाहिए। जो आपकी स्टेज है हेल्थ की, उसके हिसाब से आपको जो है होना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने कहा था कि उनको बुला लो। तो उसने डॉक्टर का मुंह से निकला कि लगी जी आप ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं जो आप मेरे सामने बैठ के बात कर रहे हो, अदरवाइज जो रिपोर्ट ये है, रिपोर्ट ये के हिसाब से आपको होना नहीं चाहिए था। तो मैं और भाई, क्योंकि हमें तो पता है गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं, तो हम तो कंफर्टेबल थे, क्योंकि ये तो गुरुजी के ऊपर। मैं जब भी कोई कहता है ऑपरेशन में, कभी मेरे अंदर से तो आवाज़ नहीं आ रही, बाकी गुरुजी जाने। तो मैं यही चीज़ कह के चलता था। तो वो उसने जाके बोला कि जी आप एक काम करो, इमीडिएटली आप जो है ना एडमिट हो जाओ, 15 दिन के यहीं रहो आप 15 दिन, और आप जो है ही जाना है यहाँ से, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक आपके पास टाइम नहीं है, आपका कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा आप एक काम करो, यहीं 15 दिन लेट जाओ और मैं ऑपरेशन कर दूंगा, और ऑपरेशन करा के जाना। तो मैंने उनको बताया, मैंने कि अभी जो हॉस्पिटल में मैं होकर आया हूँ, वहाँ मैं सब कुछ जो है अपनी जेब का भी और सारा कुछ मैं लगा चुका हूँ, और डिपार्टमेंट्स में मेरे को अभी कुछ मिला नहीं है।
और उससे पहले जो है मैं स्टोन आरजी स्टोन में भी जो है ना मैं करीब 2.25 लाख रुपए खर्च करके आया हूँ। तो जो मेरे पास था जमा पूंजी थी वो मैं सब कुछ लगा चुका हूँ। तो मैंने कि जब मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा तो मैं जब तक अरेंजमेंट नहीं करूँगा तो यहाँ लिटा के भी क्या फ़ायदा। तो वो कहने लगा अच्छा एक काम करो आप जो है ना दिल्ली चले जाओ। तो दिल्ली जा रहे हो तो आप उन्होंने बताया था कि एक आदर्श चौधरी हैं मेदांता में, और इस हमारी लाइन के बड़े एक्सपर्ट हैं वो, और उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जब कभी कोई हमें कुछ बात बनती है तो हम उन्हीं से कंसल्ट करते हैं। तो एक काम करना आप जो है ना वहाँ जाना और उनसे कंसल्ट करना अपनी ये रिपोर्ट्स दिखा के। मैंने कि ठीक है। मैं मेदांता में गया, अपॉइंटमेंट लिया उनके पास। जब मैं गया उसने सारी रिपोर्ट्स देखी तो उसने भी ये कहा जी आपका ऑपरेशन तो कंफर्म है। और क्या ऑपरेशन होना है उसने डिजाइन सा बना के दिखाया कि ये काम होना है आपके लीवर में। फिर कहने लगा कि उसने अगला वो किया, कहने लगे जी ऑपरेशन से मुझे तो 100% फायदा होगा, यानी कि हमारा तो जो पैकेज है वो बन जाएगा, लेकिन आपको 40% भी चांस नहीं है। मैं कह सकता कि आपको 40% भी चांस होंगे वो करने के। फिर उसने कहा कि अच्छा एक काम करना कि ILBS में जो डॉक्टर हैं विक्रम भाटिया, मैंने उनको बताया था कि उनका इलाज चल रहा है विक्रम भाटिया के, कागज उनके सामने थे। तो कह लगे एक काम करना, मैंने इसमें लिख दिया है ये बात कि ऑपरेशन तो होना है आपका, तो मैंने लिख दिया है, पर मेरे पास आने से पहले एक बार उनको और दिखा लेना जो मैंने लिखा है। तो मैंने हैदराबाद वाले डॉक्टर को बताया कि जी ऐसे ऐसे बात है और ये उन्होंने लिखा है। मैंने उनको वो व्हाट्सएप पे भेज दी। उन्होंने देख कर कहने लगा जी जो मैं कह रहा था बात तो वही है, पर एक काम करो अभी तो आप दिल्ली में हो, जब यहाँ आओगे तब का तब देखेंगे। तो एक और डॉक्टर हैं, सुभाष गुप्ता डॉक्टर हैं, मैक्स हॉस्पिटल साकेत में। कह रहा वो उनका भी अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो आदर्श चौधरी हैं उनका 38 साल का एक्सपीरियंस था उस टाइम पे, और सुभाष गुप्ता जो थे उनका 35 साल का था। जो ऑनलाइन हम उस पर देखते हैं तो उसमें वो आ जाता है क्लियर उनका पूरा डिटेल में कितना क्या एक्सपीरियंस है, कितना है, किस चीज़ में कई वो एक्सपर्ट हैं, स्पेशलाइजेशन क्या है। तो मैं उनके पास भी गया, वो अपने सारे कागज़ दिखाए, वो देखने के उसके सारी स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा जी आपका ऑपरेशन तो बिल्कुल होना ही होना है, उसमें कोई आपकी वो नहीं है। पर एक काम मैंने कहा जी मैं तो CGHS का बेनिफिशियरी हूँ और डायरेक्ट मैं आऊँगा, अगर वो नहीं करके आऊँगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कह रहा कोई बात नहीं, जब भी आपने कराना हो तो हम एक दिन पहले फ़ोन कर देना और हम आपको इमरजेंसी उसमें भर्ती कर लेंगे और अगले दिन आपका ऑपरेशन कर लेंगे। और उसने 3.5-4 लाख का लगभग का एक पैकेज वो बना दीजिए, इतना आपका खर्चा होना ही होना है। और वो भी CGHS की वजह से कि CGHS में रेट जो है ना वो फिक्स किए हुए हैं, अदरवाइज इसका और ज़्यादा 5-6 लाख का इसका बनना था, लेकिन अभी इतने में ही आपका होगा और हम CGHS के रेट ही वो करेंगे। तो उसने अपने जो CGHS को डील करते हैं उनके पास भेज के वो सारा हिसाब किताब कर दिया। सिर्फ एक था कि एक फ़ोन कॉल करनी थी, एडमिट करते और टेस्ट वगैरह करा के अगले दिन ऑपरेशन होना था। और मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आ रही थी कि मैंने ऑपरेशन कराना है, ना मुझे लग रहा था मैंने कि गुरुजी भी ऑपरेशन कराने के उसमें हैं। और मैं बड़ा इस चीज़ में कंफर्टेबल था, क्योंकि हॉस्पिटल में मैं जो मौत को सामने देख के वहाँ से मैं वापसी आया था। और एक रात जो गुरुजी ने मेरे साथ वो किया था कि भाई 3 जो चीज़ें हैं उनसे मेरे को बचा के जो है ना मेरे को अगला दिन अगला सूरज मेरे को दिखाया था। तो तब से मैं ये कंफर्टेबल था कि मैंने जाना तो नहीं है अभी, और अगर ऑपरेशन होना तो उसी ऐसे हालात में तब था जब जिस हालात में था कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर शुरू हो चुका। तो मैं जाने वाली बात थी तो तभी नहीं होना। लेकिन जो डॉक्टर के पास जा रहे थे तो मतलब 3 डॉक्टर ने तो बोल दिया, चौथा तो बालाजी वाले में जो लेडी डॉक्टर थी उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने भी यही बात बताई, कह जी आपका ऑपरेशन है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऑपरेशन में जहाँ ये लीवर की वेन के अंदर जो है 11 mm का जो स्टोन जो अंदर चढ़ गया कि हम ऑपरेशन के दौरान में वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे, हमारी अप्रोच होगी या नहीं होगी, ये हम कह नहीं सकते। उन्होंने भी ऑपरेशन की बात की और कह लगे जी हम अपने टेस्ट करेंगे और अपने टेस्ट के बाद डिसाइड करेंगे कि वेदर ऑपरेशन करना है, कौन सा करना है, कैसे करना है। उसी दिन संगत जो है मेरे एक साथ थी, तो उसने बताया कि अंकल ऐसे ऐसे जो है ना मेरे भाई साहब 3.5 लाख रुपए जो है ना गंगाराम में जो है वो खर्च करके आए थे। और एक यहीं पश्चिम विहार में एक होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमरजीत सिंह, कि वो
उनको फ़ायदा यहाँ से हुआ उनका। तो कह रहा आप इतने इनकी वेट कर रहे हो, यहाँ बालाजी में आप वेट कर रहे हो, तो पीछे जो है ना बी ब्लॉक में उनका उनका वो है, और आज उनका दिन भी है, बैठते भी हैं, तो अगर आप कहते हो तो मैं वहाँ का भी नंबर ले आता हूँ। मैंने कहा ठीक है नंबर ले आ, जब यहीं आए हुए हैं तो यहाँ से फ्री होंगे तो थोड़ी वेट करके वहाँ चले जाएंगे। तो मैंने उनको उसको नंबर लेने भेज दिया। वहाँ से जब उसने बोल दिया कि हाँ जी ऑपरेशन तो होना है, पर ये हम कह नहीं सकते कितना सक्सेस होगा। हम वहाँ से जब आए, होम्योपैथिक वाले डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर वो पहला डॉक्टर था, उसके मुंह से निकला, कहने लगे जी मेरे को 3 महीने दे दो और आप जो है आपको ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। तो मेरे को लगा कि मैंने कि जो कम से कम जो है ऐसी जगह, क्योंकि अचानक सब जगह से जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं एलोपैथी वाले, तो वो तो सब कह रहे हैं कि ऑपरेशन के अलावा कोई चारा नहीं है, और ये भी साथ में बोल रहे हैं कि उसका मेरे को कितना फ़ायदा होगा ये भी नहीं बता रहे। मतलब उनको उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कितने % मेरे को फ़ायदा होगा। तो उसने बोला तो मेरे को एक वो हुआ, मैंने चलो इससे भी इलाज करा, दवाई लेते हैं, तो उसको मैं 15-15 दिन की दवाई लेने लगा उससे। और उधर मेरा हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद जो है हॉस्पिटल में मैं एडमिट होता था ALBS में, और जो स्टोन अंदर बनते थे CBD में, जो स्टोन मेरे बनते थे, उनको वो ERCP करके दूरबीन अंदर डालकर चिमटी से उसको सफाई किया करते थे। तो वो हर 2 महीने 2 महीने में मेरे, और 12-13 बार वो मेरा वो प्रोसीजर हुआ। तो एक बार ऐसी जब शायद 13वीं बार था, तब मेरे को वो लेटा, बेहोश करने से पहले वो बताते हैं जी आपका ये आपको अभी बेहोश करेंगे, फिर आपको ऐसे ये होगा वो होगा। तो मैंने बताया जी मुझे आज मैं 13वीं बार मैं आ रहा हूँ, तो लिहाजा आप जो है ना ये मत बताओ, ये सब पता है मुझे जो आपने प्रोसीजर करना है, मेरे को पता है। तो मैं वैसे ही जैसे वो लिटाया करते थे, पहली बार लिटाया था, मैं वैसे ही जाके अपने आप लेट जाया करता था। तो जो डॉक्टर था जिसने मेरा वो करना था, ERCP प्रोसीजर करना था, वो वहीं खड़ा था। वो कहने लगे जी आप जो है ना ये भूल जाओ, ये गिनती गिनना भूल जाओ, ये 50 बार भी हो सकता है, क्योंकि इसका और कोई इलाज ही नहीं है। जब तक ये ऑपरेशन की वो नहीं करते, तब तक ये जब जब इसमें स्टोन बनेंगे तब तब यही एक प्रोसीजर है जिससे ये उनको सफाई होगी। तो मैंने कहा जी ठीक है। उधर होम्योपैथी की दवाई चलने से क्या हुआ कि वो जो स्टोन्स थे वो फॉर्म नहीं होने लगे, क्योंकि उसने होम्योपैथिक वाले डॉक्टर ने बताया कि जो किडनी के स्टोन होते हैं, ये जो स्टोन होते हैं वो कुछ और टाइप के होते हैं, और जो लीवर के बाइल से जो स्टोन बनते हैं वो कुछ और टाइप के होते हैं। तो वो एक टाइम ऐसा आ गया कि वो 3 महीने में कन्वर्ट हो गया वो सफाई कराना। फिर उसके बाद वो एक बार ऐसा, उसके बाद ऐसा टाइम आ गया कि वो जो है सफाई कराने की जरूरत नहीं पड़ी। और अब 1 साल करीब मेरे को हो जाएगा, 9 दिन बाद मेरे को 1 साल हो जाएगा। तब से तो गुरुजी ने ऐसी अपने उसमें ऐसी कृपा की है कि सब दवाई गायब, शुगर गायब, लीवर की जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो स्टोन्स फॉर्म होते वो सब गायब, और जो कोलेस्ट्रॉल का जो बैड कोलेस्ट्रॉल वाला था उसकी दवाइयाँ चल रही थी वो सब गायब। मतलब ज़िंदगी से मेरी लाइफ तो पहले गुरुजी ने बख्शी 2 बार, 2008 में मेरे साथ किया, 2017 में फिर जो है गुरुजी ने लाइफ बख्शी है। उसके साथ में अब हेल्थ और बख्श दी। जिंदगी जो उनकी गुरुजी की प्रायोरिटी के पहले वो जिंदगी पे वो करते हैं, फिर उसके बाद हेल्थ के ऊपर करते हैं, और उसके बाद दुनियावी चीज़ें। तो गुरुजी ने वो जो प्रोसीजर जो सिर्फ सुनते थे, वो मेरी लाइफ में गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि एक्सीडेंट में और वहाँ जो हॉस्पिटल में जो मेरी जो ब्लेस की है और उनकी दी हुई लाइफ में जी रहा हूँ। जो सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी करने के बाद भी जो है ना हम एक सांस नहीं खरीद सकते, और वो उन्होंने मेरी लाइफ एक्सटेंड कर दी कि 8 से 17 आ गया, और 17 से आगे कितने टाइम मेरे को गुरुजी ने दिया ये भी गुरुजी जानते हैं। तो मैं तो मान के चलता हूँ कि आज मेरा पहला दिन है और आखिरी दिन है, क्योंकि मुझे नहीं पता गुरुजी ने किस पर्पज़ के लिए और किस लिए जो है ना मेरे को आगे ये लाइफ ब्लेस की है, एक्सटेंड की है। तो ये गुरुजी जानते हैं क्या पर्पज़ है। लेकिन मैं जो गुरुजी की जो प्रायोरिटी है, जो उनको जो देने की जो तरीके हैं कि लाइफ देंगे, फिर हेल्थ देंगे, फिर उसको दुनियावी चीज़ें, तो वो पूरा जो प्रोसीजर है वो मेरी लाइफ में गुरुजी ने करके दिखा दिया। लाइफ ब्लेस की, हेल्थ ब्लेस की, और जो वेल्थ और जो कुछ है, क्योंकि आज तक ऐसी जो मेरे बिना सोचे ही जो है ना वो पूरी ना हुई हो। एक क्षण के लिए भी मुझे किसी जरूरत के लिए विचार नहीं करना पड़ता कि ये कैसे होगा। अभी जिस मकान में गुरुजी ने बैठाया लाके,
मेरे पास पैसा नहीं था। एक ये फ्लोर गुरुजी ने दिलाया था 3 साल पहले। ये 16 के उसमें जो है 16 में गुरुजी ने दिलाया था। लेकिन वहाँ 3 साल हम रहे, वहाँ एक दिन भी ऐसा नहीं लगा मेरे को। बड़ा वो लगता था कि मैंने कि भी यहाँ जो है ना एक दिन भी ऐसा नहीं लगता मेरे को कि एहसास की घर वाला जो एहसास होता है वो नहीं है। क्योंकि फ्लैट सिस्टम में क्या है कि ऊपर कोई और है, नीचे कोई और है, आदतें नहीं मिलती, किसी का चेहरा अच्छा नहीं लगता, तो वो कई चीज़ें ऐसी होती है, तो वहाँ बड़ी बेचैनी रहती थी मेरे को। तो ऐसी मेरे एक दोस्त है, उसने जो है ना अपना मकान बेच के फ्लोर में जा रहा था वो। तो उसने एक दिन मेरे को बात की, कहने कि भाई साहब मैं जो है ना अपना मकान बेच रहा हूँ, मेरा वहाँ मन नहीं लग रहा, और कोई ज़मीन जड़ से कोई ऐसा मकान हो कि भाई चाहे छोटा हो, साइज में छोटा हो, पर नीचे से ऊपर तक अपना हो। क्योंकि मेरी जो अपनी भावना थी घर के बारे में कि घर हो अपना, जिसकी छत अपनी और आंगन अपना। मतलब मैं घर की जो वो कॉन्सेप्ट थी कि ऐसा घर हो जिसमें छत भी अपनी हो और आंगन भी अपना हो। और वो फ्लैट में वो चीज़ कुछ भी नहीं होती थी। एक ईंट का आधी ईंट का भी लगाने का उसमें ऑप्शन नहीं होता। जो बिल्डर ने बना के दे रखा है, जो बना हुआ है, उसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते आप। इंटीरियर आप चेंज करा सकते हो, पर उसमें बढ़ा घटा कुछ नहीं सकते। तो उसने, मेरे दोस्त ने बोला कि जी ऐसे से मैं मकान बेच रहा हूँ, और मैंने कहा कि भाई साहब से एक बार बात कर लेता हूँ। मैंने भी बात करी, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। मैंने कि अभी शादी पीछे की थी, 16 में शादी की थी, और अभी तो मेरे पास कोई इंतजाम है नहीं। कह रहे नहीं भाई साहब, मेरे को लग रहा है कि भाई आप ये कर लो, और हम आपस में जो जितना आप अरेंज कर सकते हो उतना आप अरेंज कर लेना, और बाकी फिर हम यारी दोस्ती में अपने हिसाब से देख लेंगे। मैंने कहा मेरे को तो ये फ्लैट निकालना पड़ेगा, फ्लैट निकालूंगा। एक और जो पड़ा है प्लॉट पड़ा है, अगर वो निकलेंगे तब मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि हाँ मैं ले रहा हूँ। इन दोनों में से एक का निकलना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो ज़रूरत है आज की डेट में, जहाँ आप फ्लैट ले रहे हो, आपकी ज़रूरत वो तभी पूरी हो सकती है। क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, हाथ में कुछ भी पैसा नहीं है। मैंने मना कर दिया उनको, मगर जी किसी और से बात कर लो, जिससे बात हो रही है, मेरे नहीं है। वो कुछ 8-10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर उसने कह रहा है कि नहीं भाई साहब मेरा मन नहीं मान रहा, और मैं तो, मेरा यही है कि मेरा इस घर से बड़ा अटैचमेंट है, और आप यहाँ रहोगे तो मेरे को ये नहीं लगेगा कि ये मैं यही होगा कि बड़े भाई साहब के पास है तो मैं घर मेरा ही रहेगा। फिर भी मैंने कोशिश की वो फ्लैट निकालने की, लेकिन वो ना तो कोई, जो ये पीछे स्लो डाउन हुआ था बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद, तो ना तो उसको कोई रेट मिल रहा है, जितने का मैंने लिया उतने भी देने को तैयार नहीं थे। तो मेरे को बड़ी वो थी कि जब तक ये नहीं निकल रहा है, इंश्योर नहीं हो रहा, तब मैं आगे इनको कैसे प्रोमिस करूं, और अगर मैंने प्रोमिस कर दिया तो मैं ला के कहाँ से दूंगा। उसने 2 बार मैंने मना किया, तीसरी बार फिर मैंने मना किया। फिर मैंने ऐसे ही गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी ये तो बार बार ये कह रहा है मेरे को ही देना है, और मेरे पास कोई इंतजाम नहीं है, कैसे करना है। ऐसे ही मैंने जिक्र किया कि अपने जो सर्किल में मैंने बोला है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, और वो कह रहा है कि आपको ही देना है, अब क्या करूं। तो वो कह लगे जी, कह रहा सर मेरे पास जो है ना ऐसे ऐसे जो है, मैंने एक प्लॉट लेने का मैं मूड बना रहा था, और अभी मेरा तो कुछ काम हो नहीं रहा, तो एक काम करो आप ये पेमेंट और आप उनको दे दो, आप ले लो। अगर ऐसी बात बन रही है तो ऐसा ही है, उनके भी दिल में है और आपके भी दिल में है कि ऐसा घर हो, तो आप ले लो। मैंने कहा लेकिन इतने से तो काम नहीं चलेगा, इतने से उसका तो शायद काम चल जाए, लेकिन बाकी कहाँ से लाऊंगा मैं। अगर ये नहीं बिका, आजकल मार्केट डाउन है, और ये मेरा नहीं बिका तो मैं तो फंस जाऊंगा, क्योंकि उसको मैंने पैसे दे दिए, तो फिर उसका काम निकल जाएगा, तो मैं कहाँ से दूंगा। जो वायदा ही दोस्ती है, लेकिन जो वायदा किया उसको तो मैंने करना ही होगा। कह रहा आप ऐसा है तो गुरुजी का नाम लेके आप जो है ना इसको काम को कर लो। मैंने बच्चे कहने लगे ठीक है पापा, जब ऐसी बात है तो आप उतना। उसको जो जहाँ मेरी बात हुई वहाँ गुरुजी ने ऐसा किया कि कहीं से कोई मने नहीं हुई, और सबने जो है ना आगे से आगे वो पकड़ा दी। मेरी जेब में कुछ नहीं है ऐसा जो मैं अपनी तरफ से उनको दे दूं, और वो उनको एक हैंडसम अमाउंट उसमें से जो है वो मैंने उनको पकड़ा दिया। मतलब जितने का वायदा किया था उससे कहीं ज़्यादा, ऑलमोस्ट डबल जो है ना वो अरेंजमेंट हो गया, और मैंने उनको पकड़ा दिया। उन्होंने भी रजिस्ट्री कराई, और ना मेरा प्लॉट बिका, और ना मेरा वो मकान भी, वो ये बिका, फ्लोर बिका। अब मैं फिर परेशान, क्योंकि उनके बच्चों में लगने लगा कि उनको था कि भी पैसा है, लिखत पढ़त ऐसी कुछ है नहीं,
और रजिस्ट्री भी हमने करा दी है, और कल को ऐसा ना हो कि ये जो है बेईमान आ जाए, क्योंकि पैसा ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छे रिश्ते और अच्छी अच्छी दोस्तियाँ जो है ना बिगाड़ देता है। तो उनके बच्चों को ये लगा कि इनके कभी बेईमान आ गया कि रजिस्ट्री तो इनकी हो ही चुकी है, तो अब अगर जो बची हुई पेमेंट है अगर ना देंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो उनके बच्चे उनके वो करें, वो मेरे को अपनी व्यथा बताएं कि भी ऐसे ऐसे बच्चे बड़े मेरे अगेंस्ट हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इनसे कुछ भाई साहब से कुछ लिखा लो। मैंने कि भी जब मेरी जुबान हो गई, मैंने बोल दिया तुम्हारे से कि मैंने दूंगा, और मैंने यहाँ तक उनको बोल दिया मैंने कि मैं मर भी जाऊँगा लेकिन तुम्हारा पैसा नहीं मरेगा। मैंने कि अगर तुम्हारा इतना विश्वास नहीं है तो मैंने वो जो फ्लोर था मैंने उनको उन्हीं से बोला, मैंने कि एक काम करो इसको बिकवा दो, या आप जितना जो मेरे को जो ऐसे लोग लगा रहे हैं उतने में आप रख लो इसको, और आप इसको बेच के अपना पैसा ले लो, इसकी रजिस्ट्री वगैरह मैं आपको दे देता हूँ। वो कह रहे नहीं, बात वो तो एक ही बात है, आपके पास रजिस्ट्री मेरे पास रजिस्ट्री कोई बात नहीं है। तो उन्होंने अपने ही किसी दोस्त को जो है ना बोल के उसका वो कराया, सेल आउट हुआ। 3 महीने का टाइम वो लगा। उसी दौरान में गुरुजी ने ये किया कि उसको पेमेंट देने के बाद भी जो ना गुरुजी ने ऐसा अरेंजमेंट कराया कि 5 से 6 लाख रुपए जो गुरुजी ने इसमें रेनोवेशन करने के लिए लगाए वो भी गुरुजी ने अरेंज करा दिए। अब उनके बच्चों को ये लगा कि भी ये अपने यहाँ तो सारा काम करा रहे हैं और हमारी पेमेंट दे नहीं रहे, और जो उसका फ्लोर का जो उसका वायदा किया उसने 20 दिन का टाइम दिया था, और वो तीसरा महीने चलना शुरू हो गया। अब वो उसकी परेशानी बढ़ने लगी कि मैं घर में जाता हूँ तो मेरे बच्चे मेरे साथ जो है ना बड़ी वो करते हैं कि आप जो है कुछ कहते नहीं हो, भाई साहब को कहते नहीं है, और वो अपना अपना काम तो कराए जा रहे हैं और हमारी पेमेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे। तो मैंने उसको बताया, मैंने कि भाई ये बिक जाएगा तो मैंने घर में थोड़ी रखना, मैंने आपको दे देना। गुरुजी ने उसका वो काम कराया, और वो ऐसे मौके पे कराया है कि अगर वो उस टाइम में अगर उसका सौदा नहीं होता तो शायद आज भी उसका सौदा नहीं होना था। और गुरुजी ने एप्रोप्रिएट टाइम पे उसका सौदा कराया, उसका जो देना था वो दिया। बाकी जो जिससे गुरुजी ने अरेंजमेंट कराया था उन सबका भी निकाल दिया, और गुरुजी ने आज ऐसी उसमें बैठा दी है जिसमें आंगन भी मेरा है और छत भी गुरुजी की है। बस ऐसे उसमें बैठा दी जो मेरे अंदर एक भाव था, घर का एक पिक्चर मेरी थी कि मेरे जिसका आंगन भी अपना हो और छत भी अपनी हो। तो गुरुजी ने बिल्कुल उसी उसमें करा दिया। तो मेरे को हेल्थ, जिंदगी से, हेल्थ से और वेल्थ से, बैंक बैलेंस कुछ ना हो, जब से गुरुजी के यहाँ मत्था टेका है, जब से गुरुजी ने अपनी शरण में लिया है कि जिंदगी की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है जो मन में एक कसक हो कि काश ये ऐसे नहीं ऐसा होना। बिल्कुल परफेक्शन में जैसा होना चाहिए, मेरे स्टेटस के हिसाब से, मेरी लाइफ के हिसाब से, मेरी सोच के हिसाब से जैसा होना चाहिए गुरुजी ठीक वैसा ही करा रहे हैं। और आज की डेट में मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि हर तरह से गुरुजी ने मेंटल सेटिस्फेक्शन, मेरे को अभी जैसे कोई संगत पूछती है अंकल कैसे हो, तो मैं 3 शब्द मेरे दिमाग में आते हैं जो मैं लिख देता हूँ: शांतचित, संतुष्ट और निश्चिंत। मानी हर तरफ से मतलब शांतचित है, दिमाग में हलचल कोई नहीं है, मन में कोई विकार नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसके लिए मैं कुछ सोचूं, वो चीज़ सब गायब है। दूसरा, चाहे बच्चों का है उनकी तरफ से भी सब ठीक है, सब अपने पाँव पे खड़े हैं। जहाँ मैंने अपनी सर्विस में ख़त्म होना है बच्चे वहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये गुरुजी की बहुत बड़ी मेहर है, क्योंकि ये ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा है। कोई आदमी उसके पास 10 कोठी हो सकती हैं, करोड़ों अरबों रुपए उसके बैंक बैलेंस हो सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी हो सकता है, सोना चांदी हो सकता है, लेकिन अगर किसी कामयाब नहीं है तो ये सब कुछ बेकार है। और किसी के पास कुछ भी नहीं है और बच्चे उसके कामयाब हैं, तो उससे बड़ा अमीर मैं नहीं समझता कोई होगा। और गुरुजी ने ऐसी स्थिति में मेरे को लाके बैठा रखा है कि मेरे पास बैंक बैलेंस है या नहीं है मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ना मैंने कुछ लेके जाना, कोई प्रॉपर्टी के बारे में मैंने नहीं सोचा हुआ, और बच्चे अपना इतना खा कमा सकते हैं कि मेरे को उनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरुजी ने एक ऐसे मुकाम पे ला दिया है कि जिस दिन भी वो चाहें मैं साथ चलने को तैयार हूँ। अब तो वो मेरे साथ रहते हैं और मैं कहता हूँ जब भी आप चाहें, जो जिस घड़ी भी आप चाहेंगे
मैंने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखना कि मैं क्या सोचूं कि मेरे ज़िंदगी में कुछ ऐसा कुछ रहा है कि जिसके बारे में मैंने सोचना है, या मैं कुछ के अंदर ऐसा कोई मोह कि जो मुझे वापस मुड़ मुड़ के देखने दे। मैं हमेशा के लिए अपने आप को तैयार करके बैठता हूँ डेली। जब से मेरे को ये पता लगा है कि गुरुजी ने ये लाइफ एक्सटेंड की है और कितने सांस मेरे को दिए हैं अपने उसमें से, कितना मेरे को वक्त दिया है ये गुरुजी जानते हैं। तो मैं अपने आप को पूरा कंफर्टेबल जोन में हूँ और पूरे मन से, और ये स्थिति आने के लिए मैं ये कहता हूँ कि वो सरेंडर वाली जो चीज़ है वो जब तक वो नहीं होगा तब तक इस मुकाम पे पहुँचने का जो है ना, मुझे नहीं लगता कि वहाँ तक पहुँचेंगे, क्योंकि बैरियर बहुत हैं और उन बैरियर को पार करके आने का एक ही तरीका है कि अपने आप को मतलब होता है कि सामान, आप जितना सामान लेके चलोगे उतनी आपकी परेशानी बढ़ेगी, और आप बिना सामान के आप चल रहे हो तो आपकी परेशानी उतनी कम होगी, ना उसको उठाने की, लादने की, ना उसको कैरी करने की, ना उसको संभालने की, ना उसको उतारने चढ़ाने की। जय गुरु जी। आज के लिए गुरु जी का इतना ही आदेश है। आगे जब गुरु जी की कृपा होगी, और उनके गुरु जी के सत्संग हैं वो तो अनंत हैं, उनकी सत्संग हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन गुरु जी के सत्संग और उनकी ब्लेसिंग्स कभी ख़त्म नहीं होनी, और वो शाश्वत हैं। हम हो या ना हो, लेकिन वो ब्लेसिंग्स तो चलती रहेंगी। जय गुरु जी।